हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए सोशल साइंस के चौथा पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग द्वारा अपने हित की रक्षा के लिए चलाया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन पूरे जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का नाम दिया गया। दोस्तों देखिएगा, समझिए, यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सभी वर्ग के लोग, कोई भी वर्ग का रहने वाला हो, वो सब लोग इस आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन का मतलब था ना कि हम सरकार की मदद करना छोड़ देंगे। जो अंग्रेज सरकार था उसकी हम मदद नहीं करेंगे, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आय का गरीबी के संबंध में स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो देखिए, आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतना अधिक होगा, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अशिक्षा एवं अज्ञातता का कारण गरीबी परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देता है। बिहार राज्य इसका मात्र एक उदाहरण है। राज्य में प्रति आय कम होने के कारण गरीबी सर्वाधिक है। दोस्तों कहने का मतलब है ना, आय जो है गरीबी के संबंध ये रखता है कि आय जितना कम होगा गरीबी उतना अधिक बनेगा। कहने का मतलब कमीनी कम होगा तो गरीबी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगा। जीवन स्तर भी मतलब नीचा होने लगेगा, पूंजी का बचाव नहीं हो पाएगा। पैसा कम होगा तो शिक्षा भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिस कारण से क्या है, पीढ़ी जो है गरीब होते चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दोस्तों छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? तो 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग के द्वारा कागजी चीन से यूरोप पहुंचा। ठीक है ना, कागज़ जो है चीन से यूरोप पहुंचा। 1895 में मार्को पोलो अपने साथ काठ की तख्ती यानी वुड ब्लॉक पर छपाई की तकनीक लेकर वापस रोम यानी इटली पहुंचा। 1448 में जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने छापाखाना या मूवेबल टाइप मशीन का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने यूरोप में बौद्धिक क्रांति ला दी। ठीक है, इस तरीक़ा से छापाखाना यूरोप पहुंचा। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों छोटे गंदे और अस्वस्थ कार्य स्थान पर जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों को असलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के बाद बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव के मजदूर पहुंचने लगे और वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखानों में मालिक उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनाए गए जिसमें कोई सुविधा नहीं था। इसको हम लोग असलम पद्धति के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए, जब शहरों में कंपनी का स्थापना हुआ ना, तो गांव से मजदूर को ले जाना पड़ा
और वो मज़दूरों लोग से कहा जाता था कि आप यहाँ आइए और आपकी हर तरह की सुविधा दी जाएगी। लेकिन जब वहाँ मज़दूर लोग पहुँचते थे तो उन लोग को सुविधा नहीं दी जाती थी। ठीक है, ऐसे को हम लोग असलम पद्धति कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की सड़क हैं इसका वर्णन कीजिए। तो भारत में कई प्रकार के सड़कें हैं, जैसे में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य प्रदेश सड़कें, जिले सड़कें, गांव की सड़कें, शहरी सड़कें और महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वन पर्यावरणीय हरियाली एवं स्वच्छता बनाए रखता है। ठीक है, वन भौम जल स्तर को सुखाड़ से रोकता है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव अपना आवास एवं आश्रय पाते हैं। इससे जीव संरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं। यही वन की महत्व है। देखिए, वन हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए हरियाली तो बनाए रहेगा और साथ में क्या होगा, स्वच्छता भी बनाए रखता है। अगर वन नहीं रहेगा तो मनुष्य जो है ना स्वच्छ नहीं, बीमार रहने लगेगा। ठीक है ना, और वह इसी के कारण सुखाड़ की स्थिति की संभावना कम रहती है। ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं जंगली, जो कि वनों में ही तो रहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। तो दोस्तों, जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है ना, जल मार्ग सस्ता में आप एक जगह से दूसरे जगह चले जा सकते हैं जल के माध्यम रास्ते से। जल मार्ग के लिए ना तो निर्माण लगता है और ना ही रख रखाव की लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे नदी, झीलें, समुद्र और महासागरों के मार्ग के रूप में उपयोग होते हैं। वे भारी कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जल मार्ग परिवहन का ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। देखिए, जल मार्ग आपको पता है ना, जल मार्ग का उपयोग करना होगा तो आपको नदी से जाना होगा, झीलों से जाना होगा या समुद्रों से जाना होगा। और इसमें ना मतलब जो भी ईंधन यूज किया जाता है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बिहार कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि एक तरफ 10 करोड़ आबादी का भोजन जुटा रही है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की आय का यह मुख्य स्रोत है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकसित हो रहे हैं। राज्य में खाद्यान्न फसलें, जैसे में खाद्यान्न फसलें में क्या आ जाएगा, तो चावल, गेहूं, मक्का, दाल, तिलहन इत्यादि। इसके अलावा रेशे फसलें जैसे पटसन, जूट, नकदी फसलें, गन्ना, तंबाकू तथा फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में उगाए जा रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों को लेके ना बिहार की जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा गया है कृषि को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना के अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र का रखवाला बन चुका। इससे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में सामने आ गया था, स्थापना हो गया था। और इसका मकसद था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या होता है तो वह सरकार के द्वारा किए गए काम, मतलब सरकार मान लीजिए मुखिया है, अपने गांव का मुखिया है, वो क्या काम करता है आप उसकी जांच ले सकते हैं। इससे संबंधित निर्णय की प्रक्रिया, कार्य प्रगति और किसी भी अभिलेख की मांग करें। सरकार अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उनकी कानूनी जो है उत्तरदायित्व बन गया। इससे
गोपनीयता की संग जगह पर प्रशासनिक जो है प्रदर्शित आई। कहने का मतलब आप किसी भी चीज़, मान लीजिए आपको मुखिया का सूचना देखना होगा तो उसे ऐतराज नहीं होना होगा दिखाने के लिए। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बना हुआ है। तो दोस्तों, लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी और जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील शासन है। यह आर्थिक विषमता की जगह सामाजिक न्याय, शोषण से मुक्त एक सुखी ग्रामीणपूर्ण और अभावहीन जीवन की अपना लक्ष्य मानता है। आर्थिक समृद्धि और चहुमुख विकास लोकतंत्र का लक्ष्य है, परंतु आर्थिक समृद्धि और विकास को लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व आतंकवाद से काफ़ी प्रभावित है। कहीं पर बम ब्लास्ट तो कहीं पर कुछ तो कहीं कुछ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का परिभाषा दें। तो राजनीतिक के जिन दलों का अस्तित्व पूरे देश में होता है वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है, जैसे कि भारत जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन पार्टी इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। तो देखिए, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी उन सभी राजनीतिक दलों का होता है जिनके साथ गठबंधन किया जाता है, तथा सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन कर दिया जाता है। विधायिका में संगठन किए गए राजनीतिक दल के सदस्य का साझेदारी होता है। ठीक, चलिए अगला जो बात